नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आज सुबह 10 बजे लखीमपुर थाने में पूछताछ के लिए हाजिर होने का सम्मन दिया गया था। विपक्ष के नेताओं को बिना किसी लिखित आदेश के हिरासत में लेने वाली यूपी पुलिस ने एक मंत्री के बेटे के प्रति जो सम्मान का सम्मान दिखाया है, उसकी सराहना की ही जानी चाहिए, क्योंकि आलोचना से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आशीष मिश्रा के सम्मान में नया सम्मान लग गया। मंत्री के बेटे को मिल रहे इस सम्मान का स्वागत कीजिए। आपको नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, दूसरों के लिए खुश हुआ कीजिए। कितने आदर के साथ पुलिस गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर पर सम्मान चिपका रही थी। सम्मान तो तभी चिपकाया जाता है जब इसे लेने वाला कोई ना हो। इसका मतलब है कि पुलिस को आशीष मिश्रा नहीं मिला होगा या घर में किसी ने सम्मान रिसीव नहीं किया होगा। इसमें लिखा गया था कि 8 तारीख को सुबह 10 बजे अपराध शाखा जो रिजर्व पुलिस लाइन में है, वहां व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हूं। गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे कानून और सम्मान का इतना सम्मान करते हैं कि सुबह 10 बजे तक वहां नहीं पहुंचे। अपराध शाखा का यह कार्यालय मंत्री जी के घर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन दिन के 12:30 बज गए। आदरणीय आशीष मिश्रा नहीं आए। पत्रकार समय से पहले पहुंच गए। विशेष जांच दल एसआईटी की टीम के प्रमुख डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल और लखीमपुर खीरी के एसपी विजय ढुल समय से पहले पहुंच गए, यानी 10 बजे पहुंच गए। डीआईजी अग्रवाल की कार समय से आकर लगी हुई थी, लेकिन मंत्री जी के पुत्र आशीष मिश्रा का पता नहीं। आशीष मिश्रा के रिश्तेदार अभिजात मिश्रा का बयान आया कि लखीमपुर खीरी में ही हैं, तब फिर सम्मान क्यों नहीं स्वीकार किया और समय से अपराध शाखा के दफ्तर क्यों नहीं पहुंचे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी पुलिस ने सम्मन देकर 10 बजे सुबह बुलाया था, लेकिन 12:30 बजे का वक्त हो चुका है। एसआईटी की टीम क्राइम ब्रांच के अंदर बैठी हुई है। डीआईजी की आप गाड़ी देख सकते हैं, खुद डीआईजी जो है वो अंदर बैठे हुए हैं। आशीष मिश्रा का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आएं और कब उनसे पूछताछ की जाए, लेकिन अब तक आशीष मिश्रा नहीं आए हैं। जबकि जो उनका घर है शाहपुर कोठी, वो यहाँ से बामुश्किल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा, लेकिन उसके बावजूद लगातार बीते 4 दिनों से आशीष मिश्रा का कोई अता पता नहीं है। इस बीच कुछ और वीडियो हमें प्राप्त हुए हैं जो कल रात से जगत में व्याप्त हैं। ये वीडियो ना आए हुए होते तो आप अभी तक यही जान रहे होते कि किसानों के बीच आतंकवादी थे, किसान उपद्रवी थे। गोदी मीडिया के एंकरों ने जिस तरह से प्रोपेगेंडा का भूसा समाज में भर दिया है, अब मुश्किल है कि कोई सही को सही की तरफ पेश कर पाए। अमेरिकी पत्रकार ग्लेन ग्रीनवॉल्ड ने एक ट्वीट किया है। इसकी जानकारी अमेरिका की है, लेकिन इसका संबंध भारत से भी प्रतीत होता है। ग्लेन ने लिखा है कि अमेरिका में सर्वे करने वाली एजेंसी के 2021 के सर्वे में मीडिया के प्रति लोगों का भरोसा और घटा है। सिर्फ 7% अमेरिकी वयस्कों ने कहा है कि उन्हें अमेरिका के अखबार, टीवी, रेडियो के समाचारों में भरोसा रह गया है। 29% ने कहा है कि ठीक ठाक भरोसा है, बाकियों को नहीं है। आज मीडिया की पहचान प्रोपेगेंडा से ज्यादा है, पत्रकारिता से कम। भारत में इसे गोदी मीडिया कहा जाता है। आपकी मेहनत के पैसे से गोदी मीडिया के एंकर मौज कर रहे हैं। बिना जवाबदेही की पत्रकारिता का यह स्वर्ण युग है। उगाही का नया नाम सरकार की वाहवाही है। तो हम मीडिया के इस दौर में हैं जिसमें एक बड़ी खबर को दूसरी जगह की बड़ी खबर से कम कर दिया जाता है। जैसे ही वीडियो सामने आने लगे, गोदी मीडिया ने किसानों को आतंकवादी बताने की अपनी खबरों का गियर बदल लिया, कहीं और शिफ्ट हो गए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क पर प्रदर्शनकारी किसान जमा हैं। गहमा गहमी खूब है, लेकिन कोई बौखलाया हुआ नहीं लगता है। उसी भीड़ में कुछ लोग इस सफेद कार को रास्ता देते हैं। उसी भीड़ में एक गाड़ी और आती है जिस पर बीजेपी का झंडा लगा है। कोई कार को छूता तक नहीं, बल्कि उसे निकालने के लिए कुछ लोग आगे आगे चलते हैं, कुछ साथ साथ। एक शख्स माइक लेकर घोषणाएं कर रहे हैं रास्ता देने के लिए। तो किसानों के उग्र होने, उनके बीच आतंकवादी होने की खबर अगर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उड़ा रहे थे तो वे उड़ा सकते हैं। गनीमत है कि यह झूठ पकड़ा गया, वरना कर्ज में डूबा इस देश का किसान आतंकवादी पहचान के साथ गोदी मीडिया के द्वारा मार दिया गया होता।
कुछ वीडियो और आए हैं। हम दिन के घटनाक्रम के अनुसार आज की खबर पेश कर रहे हैं। अभी तक आशीष मिश्रा के अपराध शाखा में पहुंचने की खबर नहीं आई है, यानी 12:30 बज चुके थे। तो लगा कि क्यों नहीं 2 और वीडियो दिखा दे। 19 सेकंड का यह वीडियो जीप के कुचले जाने के बाद का है, जब भगदड़ मची है। वो दिख रहा है और आखिर में गोली की आवाज भी सुनाई देती है। बहुत रेला कर रहा है, सरदार मर गए हैं यार। चल कोई बात नहीं, हम तो उधर आए हैं, कोई दिक्कत ना है। कोई ना गोली चलेगा। हमने सोमवार के प्राइम टाइम में ही एक वीडियो दिखाया था, जिसमें स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पूनिया और हमारे सहयोगी कमाल खान ने 2 अलग अलग लोगों से बात की थी चश्मदीद से। उन्होंने कहा था कि फायरिंग की आवाज सुनी थी। पुलिस को मौके से 2 कारतूस भी मिले हैं। यह बात सुप्रीम कोर्ट में भी कही गई है। सांसद जी के लड़के इधर से तिकुनिया की साइड से गाड़ी भगाते हुए, गुंडों से भरी हुई गाड़ियां लेके आए और भगाते 120 की स्पीड से भगाते हुए लेके आए। फिर ऊपर हम लोगों के ऊपर रौंदते हुई चली गई। हमारे साथ तेजेंद्र विर्क जी भी थे, जो अध्यक्ष हैं हमारे उत्तराखंड के, वो भी थे। उनको भी कुचल दिया, उनके भी सरों में चोटें आई। और भी हमारे किसान है, 4 से 5 किसान शहीद हो गए इसमें। तो फिर क्या हुआ, थोड़ा बताइए। चीख पुकार मच गए, वो भाग गए क्या? हाँ, भाग गए। वो सांसद जी के लड़के फायरिंग करते हुए भाग गए। फायरिंग करते हुए सांसद जी के लड़के फायरिंग करते हुए भाग गए और गन्नों में छिप के निकल गए। अब एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जो हमें मिला है। यह वीडियो 1 मिनट 26 सेकंड का है। इस वीडियो में वही व्यक्ति है जिससे पुलिस माइक लेकर पूछताछ कर रही है, जिसका वीडियो आप पहले के प्राइम टाइम में देख चुके हैं। क्या नाम तुम्हारा? पिताजी का नाम? गांव कौन सा है? चारबाग। 6 अक्टूबर के प्राइम टाइम में यह व्यक्ति बता रहा है कि अंकित दास के साथ आया था, जिसकी फॉर्च्यूनर कार है। अंकित दास गाड़ी में था। इसने बताया कि फॉर्च्यूनर के सामने की जो गाड़ी थी वो सब पर चढ़ाते हुए जा रही थी। यह बोल रहा है कि थार तो भैया के साथ थी। अब साफ नहीं कि भैया कौन है। वो गाड़ी में थे वो? तुम भी थे उसी गाड़ी में? कितने लोग थे उस गाड़ी में? 5 लोग थे। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी अब हम जो 1 मिनट 26 सेकंड का वीडियो दिखाने जा रहे हैं, उसमें भी यही व्यक्ति है और किसान के हाथ में वही माइक है जिससे पुलिस पूछताछ कर रही थी। यह व्यक्ति बता रहा है कि फॉर्च्यूनर कोई सत्यम त्रिपाठी चला रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे कि कार से उतरे किसी को पकड़कर आराम से उससे पूछताछ हो रही है। भीड़ हिंसक नहीं है। इससे किसानों का दावा ही सही लगता है। प्रतीत होता है कि उन्होंने ही कई लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। जब तुमने कुछ किया नहीं तो भागे क्यों थे? जब भागे थे खेत में कोई नहीं पीछे भागा तो फायरिंग किसने की थी? सही सही बता दो। भाई मैं अपने भैया के साथ में था, सब भागे। मैं भी अपनी जान बचाने के लिए भागा भैया। मुझे फायरिंग के बारे में नहीं मालूम है भैया। मेरे पास कोई गन नहीं थी। मेरी 2 लड़कियां हैं भैया। गाड़ी कौन चला रहा था फॉर्च्यूनर? सत्यम त्रिपाठी से भैया बता रहा हूँ मैं। तुमको रोने का तुमको किसी ने मारा? भाई मुझे पहले बात किसानों ने तुमको मारा? भाई तुमको किसानों ने मारा? किसानों ने तुमको मारा? बताओ यार। नहीं मारा भाई, नहीं मारा भाई। किसानों ने तुमको मारा नहीं ना? इज्जत से पकड़ के लेके आए। जी भैया। दूसरी बात, फॉर्च्यूनर कौन चला रहा? भैया सत्यम त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले? इलाहाबाद के रहने वाले हैं। कहाँ आए थे? यहाँ आगे वाला दंगल हो रहा था भैया के साथ में मैं आया। अजय मिश्र टेनी के आए थे ना सांसद के यहाँ? जी उन्हीं के भैया, अंकित भैया के साथ में आया था भैया। जीप जली है तो भीड़ गुस्से में आई ही होगी, लेकिन बहुत सारे लोग वहां कानून व्यवस्था के साथ सहयोग भी करते देखे जा सकते हैं। जिन लोगों को पकड़ा गया है उन्हें लेकर लोग हिंसक नहीं हैं। यह व्यक्ति जिसका वीडियो आपने देखा, इसे पुलिस को सौंप दिया जाता है। व्यक्ति ट्रॉली में बैठा है और भीड़ संयम में है। अगर भीड़ होश खो चुकी होती तो पुलिस उसी जगह पर इस व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर रही होती। पूछताछ करने वाले गोला के सर्किल अफसर संजय नाथ तिवारी हैं।
इस व्यक्ति ने बताया कि फॉर्च्यूनर चलाने वाले व्यक्ति का नाम सत्यम त्रिपाठी है, जो इलाहाबाद का रहने वाला है, लेकिन एफआईआर में किसी सत्यम त्रिपाठी का जिक्र नहीं। यह जो घिरा हुआ है, उसने पुलिस अफसर संजय नाथ तिवारी से अपने बारे में बताया कि लखनऊ का रहने वाला है। यह व्यक्ति इस वक्त कहां है, जांच में इससे क्या पता चला है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। इतना नहीं मालूम, फिर झूठ बोल रहे हैं, इतना नहीं मालूम। आगे जो नया वीडियो है उसे अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि काली फॉर्च्यूनर भी टक्कर मारती हुई लगती है। इस कार को संदेह का लाभ दिया जा सकता है, लेकिन ध्यान से देखने पर संदेह और गहरा हो जाता है। फ्रेम दर फ्रेम रोक रोक कर देखिए। फॉर्च्यूनर के फ्रेम में प्रवेश करने से पहले देखिए, यहां पर एक व्यक्ति गिरा हुआ है। अब फॉर्च्यूनर करीब आ गई है। आगे की दाएं पहिए और गिरे हुए व्यक्ति के बीच की दूरी बहुत मिट जाती है। लगता है कि फॉर्च्यूनर उसे कुचलकर जा रही है। जांच से और स्पष्ट हो सकता है कि नीचे गिरा हुआ यह व्यक्ति बच गया या गिरने के बाद भी कुचला गया। इसका एक सामाजिक राजनीतिक अध्ययन करना चाहिए कि मंत्रियों के खाली बैठे बेटों की कार में चलने के लिए इतने सारे नौजवान दोस्त बनकर कहां से आ जाते हैं। अब हमारी घड़ी में दोपहर के 2 बज चुके थे। रवीश रंजन ने बताया कि आशीष मिश्रा का कोई पता नहीं है। फिर मुझे 6 अक्टूबर के इस आलीशान वीडियो का ख्याल आया। मंत्री जी अपने पद पर हैं तो हर दिन इसी तरह मंत्रालय आते ही होंगे। कभी आप प्रधानमंत्री मोदी से पूछिएगा, लोकतंत्र की मां, इंग्लिश में मदर, भारत में क्या यही संवैधानिक नैतिकता रह गई है कि इनके घर पर पुलिस सम्मन चिपका गई है, बेटा पुलिस के सामने हाजिर तक नहीं होता और मंत्री जी अपने पद पर बने हुए हैं और गृह मंत्रालय में आना जाना कर रहे हैं। क्या इससे लोकतंत्र की मां, पॉज, इंग्लिश में मदर, भारत के आम जन को कानून व्यवस्था में भरोसा मजबूत होगा या हिल जाएगा? आरोप लगे हैं वो गृह राज्य मंत्री पर हैं, उनके बेटे पर है। अब ये सरकार कह रही है जांच होगी। मुझे कोई ये समझाए कि जब गृह राज्य मंत्री के घर पर कोई पुलिस का अधिकारी जांच करने जाएगा तो उसे सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को सलूट मारना पड़ेगा, और जो सलूट मारेगा वो अधिकारी क्या जांच करेगा गृह राज्य मंत्री के परिवार की? यूपी की पुलिस जो प्रधानमंत्री की आलोचना करने वालों को चेन्नई तक से गिरफ्तार कर लाती है, वह एक मंत्री के लिए कानून की प्रक्रिया और मानवाधिकार के तमाम पहलुओं का पालन करती हुई वाकई भारत के लोकतंत्र की मां, इंग्लिश में मदर, उनकी शान बढ़ा रही है। शान तो ये लोग भी बढ़ा रहे थे जिन्होंने ये पोस्टर लगा दिया। इस पोस्टर को अब हटा लिया गया है, लेकिन कानपुर में लगे इस पोस्टर का जिक्र जरूरी है क्योंकि इसी से पता चलता है कि मुआवजे का राजनीतिक महत्व कितना बढ़ गया है। यह पोस्टर वैश्य समाज की तरफ से लगाया गया। इसमें छपे 7 चेहरे के नाम के अंत में गुप्ता लिखा है। इन्होंने मनीष गुप्ता की हत्या के बाद मुआवजे और सरकारी नौकरी देने की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार प्रकट किया है वैश्य समाज की तरफ से। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक की भी तस्वीर है। यह पोस्टर हमारी राजनीतिक और नागरिक चेतना के पतन का स्वर्णिम उदाहरण है। 28 सितंबर को इस होटल में मनीष गुप्ता की हत्या कर दी गई। आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख भी रहे हैं कि किस तरह मनीष गुप्ता को कमरे से निकाला जा रहा है। प्रतीत होता है कि अस्पताल ले जाने से पहले ही मनीष के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। इन पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज है, जो यहां ये सबूत मिटाते देखे जा सकते हैं। फिर भी 10 दिनों तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। सोचिए, पोस्टर लगाने वाले वैश्य समाज के 7 लोगों ने यह नहीं सोचा कि मनीष की हत्या का आरोप उसी सरकार की पुलिस पर है जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और यह पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है। डू यू गेट माई पॉइंट? हत्यारा फरार है और वैश्य समाज मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहा है कि 40 लाख का मुआवजा दिया गया है। अपने बूते कारोबार से संपत्ति अर्जित करने वाला यह मेहनती समाज न जाने राजनीतिक दलों को कितने 100 करोड़ चंदा दे चुका होगा। इसकी आर्थिक शक्ति का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इस समाज ने कितने ही स्कूल कॉलेज खोलकर दान कर दिए होंगे, लेकिन 40 लाख के मुआवजे की कृपा का भी कम राजनीतिक महत्व नहीं है। पोस्टर लगाने वाले संजय गुप्ता
खुद को बीजेपी का समर्पित नेता बताते हैं। मैंने होल्डिंग जो ये लगाई है हमारे समाज ने, वैश्य समाज ने लगाई है। आज पहली बार अगर वैश्य समाज को आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जिस तरह से बर्रा में हमारी बहन मीनाक्षी गुप्ता का जिस तरह से उन्होंने तत्काल केडीए में ओएसडी के पद पे उनको नौकरी तुरंत दे दी गई, आर्थिक सहायता उन्होंने दी है, और प्रदेश का जो हमारा गृह विभाग है वो अपराधियों को पकड़ने में तत्काल पूरी तरह से लग चुका है। तो इससे हम लोग इतने खुश में इतनी हम लोगों को खुशी मिली कि आज हमारे समाज के साथ इतनी जल्दी न्याय हो गया। इस तरह से आप दो चीजें देखते हैं, कानून की प्रक्रिया किस तरह से ध्वस्त हो चुकी है और लोगों की नजर में उस ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह की समझ व्याप्त है। इसी से मुझे सबक मिलता है कि मैं क्यों अभी तक दुनिया का अकेला जीरो टीआरपी एंकर बना हुआ हूं, क्योंकि मैं व्यवस्था के ध्वस्त होने की बात बता रहा हूं और नागरिक समाज मुआवजे का जश्न मना रहा है, उसे ही व्यवस्था समझ रहा है। आप जल्दी ही यह दिन देखने वाले हैं कि हत्या करने वाला ही सरकार से पहले मुआवजा भेज देगा और किसी समाज के 7 लोग पोस्टर लगा देंगे कि मुआवजा देने के लिए हत्यारे जी का आभार। वैसे भी पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे, पर्स खाली होगा, तो मेरी इन बातों को लिखकर पर्स में रख लिया कीजिए। बहरहाल यहां तक लिखते लिखते सुप्रीम कोर्ट से खबर आने लगी। कोर्ट ने साफ शब्दों में कई तरह से कह दिया कि मंत्री के बेटे के साथ विशेष बर्ताव किया जा रहा है। कई बार सोचता हूं कि घटना के कई दिन बाद आशीष मिश्रा जब इस वीडियो को देख रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा कि गलती हो गई। अब जब इस वीडियो को देख रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा कि डैड गृह राज्य मंत्री हैं, केंद्र और सेंटर में अपनी पार्टी की सरकार है, सब मैनेज हो जाएगा टाइम के साथ साथ। पुलिस अफसर से भी उम्मीद करना, उन पर ज्यादा दबाव डालना है कि वह गृह राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ जांच करते हुए किसी कर्तव्य और निष्ठा का परिचय देंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई शुरू की। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी ना होने पर नाराजगी जताई और कहा कि हम जिम्मेदार सरकार, व्यवस्था और पुलिस की उम्मीद करते हैं। पूरे बेंच की राय है कि हत्या के आरोपी के साथ अलग बर्ताव हो रहा है। क्या पुलिस हत्या के अन्य आरोपियों के साथ भी ऐसा बर्ताव करती है? पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर क्या संदेश देना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि सीबीआई की जांच भी सटीक उपाय नहीं है। आप जानते हैं क्यों? सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच की यह कितनी गंभीर टिप्पणी है। सीबीआई प्रधानमंत्री के अधीन आने वाली कार्मिक विभाग के तहत आती है। प्रधानमंत्री की कृपा से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा मंत्री बने हुए हैं। तब भी जब उनका बेटा सम्मन का पालन नहीं करता है तो दूसरा सम्मन जारी होता है। गृह मंत्रालय की यही ताकत देखना चाहते थे ना आप, तो अब दिख रहा है, तो क्यों नहीं देख रहे हैं? क्या इस दृश्य को देखते हुए लखीमपुर खीरी के आम लोगों में भरोसा होगा कि वे सबूत लेकर पुलिस के पास चले जाएं, गवाही दें, या वे डर कर खुद ही सबूत मिटाने लग जाएंगे? अदालत समझती है इन बातों को, तभी 3 जजों की बेंच को कहना पड़ा कि डीजीपी सुनिश्चित करें कि सबूत सुरक्षित हों। जब तक कोई अन्य एजेंसी से नहीं संभालती तब तक सभी को अंतरिम रूप से नष्ट ना करें। कोर्ट के सवालों से साफ है कि पुलिस आशीष मिश्रा को लेकर किस तरह का बर्ताव कर रही है और सीबीआई पर भी कितना भरोसा किया जा सकता है। तो इंसाफ किसे मिलेगा? क्या आप सबको मुआवजे को ही इंसाफ समझ लेना होगा? यूपी सरकार ने एक स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की है। आशीष मिश्रा अब शनिवार को 11 बजे पेश होंगे। तो कानून किस तरह से काम कर रहा है आप देख रहे हैं। 3 बज गए आज, लेकिन आशीष मिश्रा नहीं आए। रविश रंजन ने अपनी लोकेशन छोड़ दी, दूसरे पहलुओं पर रिपोर्टिंग करने चले गए। कल सम्मन बाकायदा चिपकाया गया था गृह राज्य मंत्री के घर के बाहर कि आशीष मिश्रा आज सुबह 10 बजे एसआईटी के सामने पेश हों, लेकिन आज जब वो नहीं आए तो फिर से उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, लखीमपुर खीरी की पुलिस है, उसने फिर से गृह राज्य मंत्री के घर पर सम्मन चिपकाया है और शनिवार सुबह 11 बजे यानी कल सुबह 11 बजे फिर से आशीष मिश्रा को इसी एसआईटी के कार्यालय, जो क्राइम ब्रांच का कार्यालय है, वहां पर बुलाया है। देखना यह है कि कल क्या आशीष मिश्रा एसआईटी के सामने पेश होते हैं कि नहीं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कड़ी टिप्पणी दी है। उसमें यह कहा है
कि हम एक जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार पुलिस की उम्मीद करते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि क्या हर एक इसी तरीके के मामले में आप लोगों को सम्मन देते हैं, पूछताछ करने के लिए बुलाते हैं? आप हम सबको पता है कि अगर 120B 302 304 ए के तहत ऐसी संगीन धाराओं के मामले किसी के ऊपर में भी दर्ज होते हैं तो उसको तुरंत पुलिस जो है पूछताछ करती है और फिर गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। लेकिन इस मामले में पुलिस का जो व्यवहार है वो बहुत ही उल्टा रहा है। शुरू से ही जो है एक ढिलवाही बरती गई आशीष मिश्रा से पूछताछ करने के लिए। आप सोचिए कि उस पूरी घटना के करीब 5 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आशीष मिश्रा का कोई अता पता नहीं है और पुलिस पूछताछ तक उनसे नहीं कर सकी है। अब सम्मन पर सम्मन देकर आशीष मिश्रा को बुलाया जा रहा है कि आप आइए और पुलिस की पूछताछ में शामिल होइए। आशीष मिश्रा को दोबारा सम्मन दिया गया है। सम्मन सम्मान पत्र हो गया है। अब वे चाहें तो शनिवार 11 बजे हाजिर हो सकते हैं। रविवार से शुक्रवार आ गया, पुलिस मंत्री के बेटे से पूछताछ नहीं कर सकी। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की धाक कम नहीं लगती है। वे इस विवाद के बीच गृह मंत्रालय भी गए, अन्य बैठकों में हिस्सा लिया, अब लखनऊ भी चले गए। सोचिए, जिस राज्य की पुलिस मंत्री के बेटे की जांच कर रही है, मंत्री जी राजधानी में बैठे हैं। मिश्रा जी कोर्ट ने नाराजगी जताई है। मिश्रा जी आपके कोर्ट ने नाराजगी जताई है, आप इस्तीफा देंगे कि नहीं? मिश्रा जी आप इस्तीफा देंगे कि नहीं? तो आप सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। अजय जी कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलना चाहेंगे सर? कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलेंगे जी? आपके बेटे कब पुलिस के सामने कब पेश होंगे? जब पुलिस बुलाएगी तब पेश होंगे। पुलिस ने आज बुलाया, सम्मन दे दिया। ऐसा 2 सम्मन नहीं, पुलिस ने कल 1 सम्मन दिया था। मेरे बेटे ने कल उनको नोटिस मिला था। आज कल उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था। उन्होंने स्वयं ये कहा है कि कल मैं पेश होकर के अपना कथन, अभिकथन, साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे, क्योंकि वो निर्दोष हैं और निर्दोष होने के कारण वो साक्ष्य देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या विपक्ष आपसे इस्तीफा मांग रहा है कि अरे विपक्ष तो यही मांग रहा है, सब कुछ मांगता। विपक्ष के कोई मसला नहीं। न्याय नहीं होगा। हाँ। सर कहा जा रहा है कि आपके पद पे रहते हैं। अजय जी कहा जा रहा है ये बिल्कुल नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लिया था उसको भी खत्म कर दिया है। अजय जी कहा जा रहा है कि पूरी तरह से जांच नहीं हो सकता। ये तो आप लोग कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है। हमने शुरुआत में पत्रकारिता की गिरती विश्वसनीयता का जिक्र किया। आज ही फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूस के पत्रकार दिमित्री मुरातोव को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई के लिए। आज भारत के गोदी मीडिया को भी पुरस्कार मिला है, जिसे फटकार कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की फटकार मिली है। एक टीवी चैनल ने गलत खबर चला दी कि चीफ जस्टिस ने लखीमपुर के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है, बाद में माफी मांग ली। इसी चैनल की एक एंकरा ने राहुल गांधी को गाली दे दी थी, बाद में लेकिन माफी मांग ली थी। कोर्ट ने कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। ये तो हालत है। अगर आपकी हालत ठीक है, अब भी ब्रेक ले लीजिए। मजबूत सरकार ने मजबूत निर्णय लेते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने की मजबूत प्रक्रिया जारी रखी है। लोगों के जीवन पर किस तरह का असर हो रहा है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, फिर भी अजय सिंह ने कोशिश की है। बमुश्किल ईंटों को जोड़कर बने एक कमरे के घर में अपनी गृहस्थी संभाल रही ये लौंगा देवी हैं। लौंगा देवी के पति वाराणसी के विश्वेश्वरगंज मंडी में ट्राली चलाते हैं। पूरे लॉकडाउन में ट्राली नहीं चली तो किसी तरह रखे पैसे और उधार मांगकर काम चला। पैसा रहता तने बढ़ाई के तेल। अब लॉकडाउन नहीं है, मंडी भी खुल गई है, लेकिन महंगाई की वजह से बाजार में ग्राहक नहीं है, लिहाजा कमाई सिर्फ 1/4 हो रही है। टाली चलावन कईयों के कमाई होला, कईयों के ना होला।
तेल नु नहीं है इतनी महंगाई है। पावर तेल लिया हुआ था 46 रुपया का। कहियो के नीमक में बन जाला, तेल में पानी में बन जाला, कहियो के तेल छौका लगावल जाला। गरीब आदमी कहाँ से पाए। इसी बस्ती में अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही यह जूली हैं। जूली के पति भी ट्राली चलाते हैं। दिन भर की जीतोड़ मेहनत के बाद पहले से कम कमाई हो रही है, लेकिन महंगाई दुगनी हो गई है। जब काम हो ही नहीं रहा है, व्यापारी लोग आ ही नहीं रहे हैं, तो बताइए किस हिस्से में काम चलेगा। और गैस सिलेंडर, सब्जी उब्जी कुछ भी तो नहीं मिल पा रहा है। महंगाई बढ़ गई है, घर का खर्चा हो ही नहीं रहा है, ट्राली ढंग से चल ही नहीं रहा है। शहर की इन महिलाओं से उनके घर का हाल जानने के बाद हम सोनभद्र के बभनी ब्लॉक के मुनगाडीह गांव पहुंचे, जहां एक कच्चे कुएं से पानी भरती महिलाएं दिखीं। इन्हीं में एक फुरमन देवी से मुलाकात हुई। जो पानी भरने के बाद फ्री मिल रहे अनाज लेने को गईं। इनके घरों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तस्वीर वाला झोला तो पहुंच गया, लेकिन पीने के पानी की सुविधा आज तक नहीं पहुंची। इसका मलाल इनके चेहरे पर साफ नजर आता है। गरीबी का आलम यह है कि बमुश्किल इन लोगों की 2 वक्त की रोटी चल पा रही है। पानी का व्यवस्था तो नहीं है। कैसे चलता है गांव? वही कुआं है, कुआं से हम लोग सब पीते खाते हैं, नहाते हैं। और बरसात में पानी पूरा बहकर वहीं चल जाता है, उसी को भी पीते हैं। तो सरकार से चाहती है क्या कि पानी आ जाए हमारे गांव में कम से कम बढ़िया? चाहते तो हैं, लेकिन कहाँ मिलेगा। अनाज मिलेगा क्या जी? उसी गांव में और आगे बढ़े तो रास्ते में राशन की दुकान पर दर्जनों लोग फ्री राशन के इंतजार में बैठे नजर आए, जो वहां के हालात बयां करने के लिए काफी थे। उससे आगे जाने पर मिट्टी के बने एक कमरे में कुछ महिलाएं आपस में रुपए पैसे का हिसाब किताब कर रही थीं। जानकारी लेने पर पता चला यह स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। पहले बहुत 20 रुपया जो मिलता था तेल खाने के लिए, अब वो 40 रुपया 25 रुपया महंगाई हो गया है। इस समय पैसे का कुछ रोजगार करेंगे तभी तो पैसा आएगा सर। रोजगार जिसके घर नहीं है वो तो परेशानियाँ है। बाल बच्चा अपने बुराने, कपड़ा लता, पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा ही न चाहिए, जो तो परेशानी है। इसी स्वयं सहायता समूह की सीता कुंवर कहती हैं कि मनरेगा का काम भी नहीं चल रहा है। थोड़ा बहुत खेती किसानी करके दूसरे के खेत में मजदूरी करके किसी तरह जो पैसा इकट्ठा होता है उसको इसी समूह में जमा करते हैं और फिर यहीं से लोन लेकर घर चला रहे हैं। पहले तो 20-25 में मिल रहा था, वो तो अब मिलत बा 40-45-50 में। जैसन देखें तैसन दी हैं। और यहाँ कुछ भाई व्यवस्था है नहीं। भाई 5-6 जी है तो का करब, एक टाइम बना तो 2 टाइम न खाए महंगाई के हिसाब से। यह समूह से ले देला तो कुछ भाई काम चलला घरे, खेती किसानी हर चीज में। अच्छा ये बताओ कि जितना ये महंगा ऐसे में भइल, इतना महंगा कभी देखले रहलू? कहियो नहीं, जिंदगी में नहीं। इस स्वयं सहायता समूह से इन महिलाओं को यह फायदा है कि महाजन के मोटे सूद का पैसा लेने से बच जाती हैं और इस पैसे से वह खेती करती हैं। लेकिन इनका दर्द यह है कि खेती के बाद भी उनका पैदा हुआ अनाज फिर उसी महाजन के यहाँ औने पौने दाम पर बिकता है, क्योंकि सरकारी खरीद इनके पहुँच के बाहर है। ना ही हम लोग महाजन के पास बेचते हैं। 12 रुपए किलो खरीदते हैं महाजन लोग। और जो बड़ा बड़ा सेठ है वो खाता खुलवा लिए हैं। हम लोग गरीब आदमी खाता कहाँ से खुलवाने पाएंगे। और तनी मनी हम लोग का रहता है तो हम लोग महाजन लेते हैं। 18 किलो धान बिकेगा तो हम लोग 12 रुपया किलो बेचते हैं। अच्छा भाई, जौन व्यापारी करते हैं उन लोग कहते हैं कि डीजल पेट्रोल जलाकर हम लोग दूरा पे खरीदते हैं, तो भाई उन लोग 12 रुपया 15 रुपया खरीदते हैं, तो 12-15 हम लोग बेच देते हैं। कहाँ हम लोग ले जाएंगे बेचने के लिए। कोविड की वजह से लॉकडाउन, फिर बेरोजगारी और उसके बाद आई इस महंगाई ने
मध्यम और उससे निचले सभी वर्गों की महिलाओं के रसोई का पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया है। साफ है कि बेरोजगारी और महंगाई के इस दौर में रोज कमाने खाने वालों का हौसला दिया बनकर जरूर टिमटिमा रहा है, लेकिन इनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में है और ये अंधेरा कब तक दूर होगा कहा नहीं जा सकता। सोनभद्र से प्रभात कुमार के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।